साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं और जो दो नए पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित जोड़े गए हैं, उन्हीं से संबंधित हम लोग कुछ कंटेंट देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पेपर 6 का जो पोर्शन है ज्योग्राफी और इससे संबंधित है उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं संबंधित मुद्दे, इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह जो कंटेंट हम लोग देख रहे हैं यह पीसीएस सिंप्लीफाइड नामक जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा यह पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया गया है, मतलब इन्हीं के कंटेंट को लेकर के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूपी में जलवायु परिवर्तन और संबंधित मुद्दे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यूपी में या उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी जो है देश के सबसे अधिक उत्सर्जन वाले, कार्बन उत्सर्जन वाले या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाले राज्यों में से एक है और राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 14% का योगदान देता है। तो कुछ आंकड़े जरूर याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधन की खपत, बिजली उत्पादन और कृषि गतिविधियां इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन खपत का लगभग 21% और राष्ट्रीय बिजली खपत का 7% जो है, देखिए उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन खपत का लगभग 21% का और राष्ट्रीय बिजली खपत का 7% जो खपत है वो उत्तर प्रदेश करता है, या कह सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश का इतना योगदान है। राज्य में बिजली उत्पादन राज्य के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 45% कवर करता है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 42% जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, बिजली उत्पादन की वजह से होती है। जो राष्ट्रीय बिजली से संबंधित कार्बन उत्सर्जन जो है उसका 15% है। मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बिजली से संबंधित कार्बन उत्सर्जन होता है उसका 15% जो है उत्सर्जन वो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.7 टन है और 1990 के बाद से इसमें लगभग 50% की वृद्धि हुई है और यह मान प्रति व्यक्ति 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड के राष्ट्रीय औसत के लगभग समान है। कुछ आंकड़ों की बात करें तो यहाँ देखिए हुआ क्या है कि ये जो मटेरियल दिया गया है ये इंग्लिश को ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। तो गूगल ट्रांसलेशन में क्या होता है, कई सारे शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो तारतम्यता नहीं बन पाती है। तो उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए आगे बताता रहूँगा। जहाँ भी दिक्कतें हैं उन चीज़ को मैं पॉइंट आउट करता चलूँगा। देखिए सोनभद्र, रायबरेली और गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले ज़िले हैं। सबसे अधिक मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले ज़िले हैं जो राज्य के ग्रीन हाउस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान देते हैं। सोनभद्र, रायबरेली और गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट है चार कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट और भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र सोनभद्र जिले में है और ये सोनभद्र जिले के प्रमुख कार्बन उत्सर्जन स्रोत हैं। मीथेन उत्सर्जन के मामले में बाराबंकी, मथुरा और मिर्ज़ापुर जिले सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाले जिले हैं तथा तेल और गैस शोधन मथुरा के प्रमुख उत्सर्जक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। लखीमपुर खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले जिले हैं। खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर, जहां सिंथेटिक उर्वरक अनुप्रयोग से 2/3 से अधिक उत्सर्जन होता है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है किससे होता है, सिंथेटिक उर्वरक से सबसे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जलवायु परिवर्तन भेद्यता विश्लेषण के बारे में। जो वल्नरेबिलिटी है उत्तर प्रदेश की जलवायु परिवर्तन के संबंध में उसकी बात करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली कमियां बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और आपस में जुड़ी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता के लिए कम अनुकूली क्षमता और जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के प्रति उच्च जोखिम मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के सभी जिले जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के कम या मध्यम रूप से संवेदनशील जिले मुख्य रूप से पश्चिमी मैदानी इलाकों, मध्य पश्चिमी मैदानी इलाकों, भाभर और तराई क्षेत्रों और दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखे गए हैं।
मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में मिश्रित पैटर्न देखने को मिलता है। मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में। तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी मतलब सुविधता के बारे में बताया गया। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है: जलवायु संवेदनशीलता, बायोफिजिकल मतलब जैविक भौतिक, और तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक जो सुविधता है इसके बारे में। तो क्लाइमेट सेंसिटिविटी में आपका टेम्परेचर अर्थात तापमान, और दूसरा पर्सिपिटेशन अर्थात वर्षण आता है। बायोफिजिकल में आपका सॉइल है, वाटर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है। 2 चीज़ें हैं मतलब सॉइल, वाटर, एग्रीकल्चर, और दूसरा है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है जो सोशियो इकोनॉमिक अर्थात सामाजिक आर्थिक, इसके तहत सोशल ग्रुप हैं, वर्क फोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसमें जलवायु परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा उनकी चर्चा हमें करनी रहेगी। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले वर्षा की बात करते हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन जो है वर्षा पैटर्न को बदल सकता है, जिससे वर्षा वितरण और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक बार और तीव्र वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य में लंबे समय तक शुष्क अवधि का सामना करना पड़ सकता है। और ये परिवर्तन वनस्पति के जो वनों के वनस्पति हैं उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं और प्राकृतिक जल संतुलन को बाधित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्य योजना, जिसे आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, UPSAPCC, ठीक है। तो एक सेकेंड, इस योजना पर MOEFCCC मतलब कुल मिला के जो पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 के दशक में बेस लाइन की तुलना में वार्षिक वर्षा में 15 से 20% की वृद्धि होने का अनुमान है 2050 के दशक में, और 2080 के दशक की तुलना में यह वृद्धि अधिक हो सकती है 25 से 35%। पिछले दशक में कुल वर्षा में सबसे अधिक गिरावट राज्य के पश्चिमी भाग के बाद पूर्वी और मध्य भागों में हुई है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो मूल रूप से वर्षा पर आधारित है और सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, में कुल प्राप्त वर्षा में तुलनात्मक रूप से कम गिरावट दर्ज की गई है। तापमान की बात करें तो 2050 के आसपास प्री मानसून के दौरान अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद मानसून के दौरान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। और 2000 के दशक में मानसून के बाद 5.3 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद सर्दियों में 4.5 डिग्री सेल्सियस के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि की भविष्यवाणी की गई है। अधिकतम तापमान में अंतर वार्षिक परिवर्तनशीलता 2050 के दशक तक बढ़ने का अनुमान है और सर्दियों के मौसम के दौरान परिवर्तनशीलता अधिक होती है। कृषि पर प्रभाव की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2019 में स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन से राज्य के गेहूं, मक्का, आलू और दूध के उत्पादन में कमी आने की उम्मीद है। कृषि सीधे तौर पर तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। मौसमी वर्षा का वितरण अत्यधिक अनियमित रहा है, जिससे फसल पैटर्न, फसलों और उनकी किस्मों का चयन और संपूर्ण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में 25% तक की गिरावट आएगी, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में 50% तक हो सकती है। छोटी जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों, जिनका हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 92% है, ये छोटे और सीमांत किसान का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील बना देता है। पिछले 4-5 वर्षों के दौरान असंगत और अनियमित मानसून और पानी की कमी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की पैदावार, फसल क्षेत्र और पशुधन को काफ़ी प्रभावित किया है। इसीलिए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिकूल मौसम की गड़बड़ी से बचाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना और उपयुक्त फसलों और उनकी किस्मों की पहचान की आवश्यकता है। इसलिए किसानों को विभिन्न प्रसार विधियों और तकनीकों के माध्यम से नियमित आधार पर सटीक मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह प्रदान की जानी चाहिए। अगला है वन पर प्रभाव। देखिए जलवायु परिवर्तन का असर वनों पर निर्भर समुदायों और उनकी आजीविका पर पड़ेगा। बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता और लंबे समय तक सूखे और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप आग की, जंगलों की जो फॉरेस्ट फायर होता है जिसे दवानल कहते हैं, तो आग की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और वनों का क्षरण हो सकता है। दूसरा पॉइंट, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से
वाष्पीकरण बढ़ सकता है और मिट्टी सूख सकती है और जंगलों में नमी का स्तर प्रभावित हो सकता है। उच्च तापमान से जंगल की आग का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसका वन पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अन्य प्रभावों में संभावित रूप से जंगली पौधों की पत्तियों और फलों का मतलब आगे बढ़ना या देर से खिलना या इसका फूल आना या पकना शामिल हो सकता है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के हाइबरनेशन, प्रवासन और प्रजनन के पैटर्न और शिकार के साथ साथ कीड़ों और पौधों के बीच समकालिक संबंधों में बदलाव, मौजूदा खरपतवारों का प्रसार और नए फेनोटाइप का विकास, यहाँ तक कि नई प्रजातियों का निर्माण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां गर्म परिस्थितियों के प्रति अधिक सहिष्णु हैं, उनकी वृद्धि हो सकती है, और जबकि अन्य जो ठंडे तापमान के प्रति अनुकूलित हैं, उनमें गिरावट आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप वन पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र संरचना और जैव विविधता में बदलाव आ सकता है। चंदौली, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर के दक्षिणी भाग, खेतड़ी, सोनभद्र के उत्तर पश्चिमी भाग और पीलीभीत, आगरा और ललितपुर जिलों के कुछ हिस्सों में वनों के प्रकार में बदलाव का अनुमान है। अगला है जल उपलब्धता। जल उपलब्धता पर प्रभाव क्या होगा? कई अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संपर्क में हैं। मतलब यह कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में हैं और उन्हें जल संसाधनों में कमी का सामना करने का अनुमान है। मतलब वो आगे चल के जल संसाधनों में कमी का सामना कर सकते हैं। यहाँ देखिए उच्च आत्मविश्वास लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका गूगल ट्रांसलेशन का ही नतीजा है। जलवायु परिवर्तन जैसे तापमान में वृद्धि, उपलब्ध सतही जल के वाष्पीकरण और वनस्पति वाष्पोत्सर्जन को सीधे बढ़ाकर जल विज्ञान चक्र को प्रभावित कर सकता है। नतीजन ये परिवर्तन वर्षा की मात्रा, समय और तीव्रता दर को प्रभावित कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सतह और उपसतह जलाशयों यानी झीलों, मिट्टी की नमी और भूजल में पानी के प्रवाह और भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन हवा के तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण उत्सर्जन जैसे प्रमुख दीर्घकालिक जलवायु चर में जो ये दीर्घकालिक जलवायु चर हैं, इसमें परिवर्तन के माध्यम से सतही जल संसाधनों को सीधे प्रभावित कर सकता है। हिमालय में तेजी से गर्मी बढ़ने और बदले में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का भी राज्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो गंगा बेसिन में स्थित है। अगस्त 2021 के एक अध्ययन पाया गया कि पिघलती बर्फ और ग्लेशियरों से जो इसकी नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां बढ़ जाएंगी, मतलब इसमें इनमें पानी बढ़ जाएगा और बदले हुए मौसम से खेती, अन्य आजीविका और जल विद्युत क्षेत्र प्रभावित होंगे, जबकि जो निचला हिस्सा है नीचे की ओर बाढ़ आ जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जलवायु परिवर्तन का उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हीट वेव, बीमारी के पैटर्न में बदलाव, डेंगू और मलेरिया जैसे बैक्टीरिया जनित बीमारियों की बढ़ती आवृत्ति और स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुँच में चुनौतियाँ सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्रोतों पर चर्चा करते हुए समाधान का मार्ग प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात की थी, उत्तर प्रदेश भी देश के सबसे अधिक उत्सर्जन वाले राज्यों में से एक है और राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 14% का योगदान देता है। जी, इसके सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जिम्मेदार कारक जीवाश्म ईंधन की खपत, बिजली उत्पादन और कृषि गतिविधियाँ। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन खपत का लगभग 21% और राष्ट्रीय बिजली खपत का 7% का योगदान करता है। उत्सर्जन के स्रोत देखें। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का जलाना, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कृषि गतिविधियां और अपशिष्ट अपघटन जो है राज्य में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन सहित ऊर्जा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बिजली उत्पादन सहित ऊर्जा क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान करती हैं। हालांकि राज्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। कृषि और पशुधन
चावल की खेती, चावल खेती, पशुधन और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग सहित कृषि गतिविधियां उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती हैं। धान के खेतों से मीथेन उत्सर्जन और पशुधन से आर्द्र किण्वन कृषि क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस के महत्वपूर्ण स्रोत हैं ये। औद्योगिक उत्सर्जन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, निर्माण और छोटे पैमाने के उद्यमों सहित विभिन्न उद्योग हैं जो जीवाश्म ईंधन के दहन, औद्योगिक उत्सर्जन और रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करते हैं। उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य में ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है। अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो खुले में जलाने और अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान प्रणालियों सहित अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करती हैं। लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। हालांकि राज्य उत्सर्जन को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश विभिन्न पहलों को लागू कर रहा है, जिनमें शामिल है सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, उद्योगों, भवनों और परिवहन से ऊर्जा दक्षता उपायों को प्रोत्साहित करना, खेती और पशुधन से उत्सर्जन को कम करने के लिए स्थायी कृषि पद्धतियों को लागू करना, अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण सहित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने और शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए पुनर्वनीकरण और वन रोपण कार्यक्रम, कम कार्बन वाली जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए व्यक्तियों और समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। इसका एक उदाहरण और आप लिख सकते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा एक लाइफ नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है लाइफ का, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं LIFE लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। इसको जो है COP26 2021 में हुआ था ग्लासगो में, यहाँ पर भारत के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या है, ये है कि पर्यावरण के हिसाब से हमें अपनी जीवन शैली को चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत सरकार की लाइफ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे रहा है या उसके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में। देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना जारी रखना उत्तर प्रदेश के साथ साथ वैश्विक समुदाय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार द्वारा किया गया जो प्रयास है, उन प्रयासों की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसके पास अपना जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्य योजना में उल्लिखित 7 परंपरागत मिशनों को लागू करने के लिए काम करेगा, ठीक है। बस यहीं तक, आगे सही नहीं है, उसका मतलब अनुवाद सही नहीं है। अगला है सौर मिशन, पारंपरिक ऊर्जा मांग आपूर्ति अंतर को पाटने। सौर मिशन जो है वो पारंपरिक ऊर्जा मांग आपूर्ति को पाटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जांच करने के लिए सौर जल तापन प्रणालियों और स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों, सिंचाई में सौर पंपों का उपयोग, 5 वर्षों में 500 मेगावाट ग्रिड इंटरैक्टिव सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा, इसी तरह ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत ऊर्जा ऑडिट लागू किया जाएगा। स्ट्रीट लाइटों में सेंसर और टाइमर लगाए जाएंगे और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों पर सरकारी कर और शुल्क कम किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हरित यूपी वानिकी मिशन जो है ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और निजी वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, जबकि जल मिशन के तहत जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, शहरी जल और STP का प्रबंधन करना, STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रबंधन करना और अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। रणनीतिक ज्ञान मिशन के तहत क्या किया जाएगा, ज्ञान के निर्माण, प्रबंधन और प्रसार, अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसंधान और मॉडलिंग के साथ प्राथमिक डेटा उत्पादन, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समर्पित अनुसंधान केंद्रों के निर्माण और जिला योजना गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन एजेंडे के एकीकरण के लिए काम करना, मतलब इसके तहत काम किया जाएगा। सतत आवास मिशन के तहत क्या होगा, सभी के लिए आवास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम,
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण और चेतावनी प्रणाली, दक्षता में सुधार के लिए जल मीटरिंग और जल आपूर्ति और स्वच्छता में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए नगर पालिका कानून में संशोधन करने के लिए काम करेगा। अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान संबंधी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात कर लेते हैं कि कौन से मुद्दे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मौसम के पूर्वानुमानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो भविष्यवाणियों की सटीकता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है। पहला है सीमित मौसम निगरानी और संरचना। देखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र विशाल है और राज्य भर में मौसम निगरानी स्टेशनों का वितरण अपर्याप्त हो सकता है। मौसम स्टेशनों की उपलब्धता और घनत्व पूर्वानुमान के लिए आवश्यक सटीक और स्थानीयकृत मौसम डेटा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है अपर्याप्त डेटा संग्रह। मौसम का पूर्वानुमान जो है वो तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और वर्षा सहित बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में व्यापक और समय पर मौसम डेटा को संग्रह सीमित हो सकता है। अपर्याप्त डेटा से कम सटीक पूर्वानुमान हो सकते हैं और गंभीर मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता में बाधा आ सकती है। अगला है शहरीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव से स्थानीय मौसम के पैटर्न पर असर पड़ सकता है। शहरी क्षेत्रों का विस्तार, भूमि आवरण में परिवर्तन और शहरी ताप द्वीपों मतलब अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव सूक्ष्म जलवायु संबंधी विविधताएं ला सकता है, जिन्हें मौसम मॉडल में सटीक रूप से पकड़ना चुनौतीपूर्ण है। स्थलाकृतिक जटिलता। उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक विविध स्थलाकृतियां हैं। जटिल भूभाग स्थानीय हवाओं, वर्षा वितरण और तापमान भिन्नता जैसी मौसम संबंधी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में चुनौतियां पेश करती हैं। मानसून की गतिशीलता की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारतीय मानसून से अत्यधिक प्रभावित है, मतलब संबंधित है कह सकते हैं, या भारतीय मानसून पर जो है डिपेंडेंट है, ठीक है, जो मौसमी वर्षा लाता है। मानसून प्रणाली की जटिल गतिशीलता और अन्य वायुमंडलीय पैटर्न के साथ की इसकी संबद्धता बातचीत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का ही रीजन है जो बातचीत लिखा गया है। इसकी संबद्धता के कारण मानसून वर्षा के समय, तीव्रता और स्थानिक वितरण का पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगला है मौसम के पैटर्न की उच्च परिवर्तनशीलता। उत्तर प्रदेश में पूरे वर्ष मौसम के पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित होती है, जिसमें ठंडी सर्दियां हैं, गर्म ग्रीष्मकाल है। तो देखिए, सर्दियां ठंडी ही होंगी, ग्रीष्मकाल गर्म ही होगा, तो आप लिखिए सर्दियों, ग्रीष्मकाल और संक्रमणकालीन मौसम शामिल है। मौसम की स्थितियों में उच्च परिवर्तनशीलता सटीक पूर्वानुमान को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है, खासकर संक्रमणकालीन अवधि के दौरान जब तापमान और मौसम में तेजी से बदलाव होता है। अगला है पूर्वानुमानों का संचार और प्रसार। देखिए, जनता और संबंधित हितधारकों के लिए मौसम के पूर्वानुमानों का प्रभावी संचार और समय पर प्रसार गंभीर मौसम की घटनाओं की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि मौसम का पूर्वानुमान इच्छित दर्शकों तक नहीं, इच्छित समुदायों तक समय पर और समझने योग्य तरीके से पहुँचे एक तार्किक चुनौती हो सकती है। मौसम की निगरानी के बुनियादी ढांचे में सुधार, डेटा संग्रह नेटवर्क को बढ़ाने, उन्नत मॉडलिंग तकनीकों को नियोजित करने और जनता के बीच जागरूकता और तैयारी को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास चल रहे हैं। मौसम पूर्वानुमान प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश और प्रगति उत्तर प्रदेश में बेहतर और अधिक विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान में योगदान दे सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।